आज है हमारे ट्राइब का डे 3। ट्राइब बड़ा चैप्टर था, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा। हमने ट्राइब की परिभाषा को देखा कि जनजाति की परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताओं को देखा, इसके वर्गीकरण को कल देखा था कि वर्गीकरण प्रोफेसर गुहा ने किया, इसका 4 भागों में किया। भौगोलिक वर्गीकरण, प्रजातीय वर्गीकरण, तीसरा था भाषा के आधार पर वर्गीकरण, नंबर 4 सांस्कृतिक वर्गीकरण और आर्थिक वर्गीकरण। इन सारे आधारों पर जनजातियों का वर्गीकरण किया गया। एक था लास्ट, राज्यों में जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण के, तो कोई भी आधार ऐसा नहीं छूटा जिसके आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण ना हुआ हो। और ये टेबल भी काफ़ी बड़ी इसमें दी। अब आते हैं अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान समस्याएं क्या है। पहले तो आपको पता है कि वो कहाँ रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, जंगली एरिया में रहते हैं। तो सबसे बड़ी उनकी एक दुर्गम निवास स्थान एक उनकी बड़ी समस्या है कि पहाड़ों के बीच में रहते हैं, पानी के लिए नदियों पर डिपेंड रहते हैं और उन्हें सड़कों की भी कोई सुविधा नहीं है। पहाड़ी पर चढ़कर जो भी सामान लाना पड़ता है। कल खूब अच्छे से मैंने पढ़ाया, इस चीज़ को बताया तुम्हें कि किस तरह से लोग अपना मकान बनाने तक के लिए अपने सर पर ढोकर नीचे तक लाते हैं, गाँव तक अपना सामान, तब कहीं जाकर उनके मकान भी बन पाते हैं। उनके यहाँ पर इतनी भी सुविधाएं नहीं है कि आप तो ट्रैक्टर से अवगत हो, ट्रैक्टर के सारे सामान यहाँ पर यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पर तो ट्रैक्टर भी नहीं है। ट्रैक्टर क्या, एक छोटी बुग्गी होती है, वो तक वहाँ पर नहीं है। छोटी छोटी रेडियाँ लेकर चलेंगे क्या, बस गांव में ही तो काम कर सकते हैं। अगर कोई मैकेनिक वहाँ पर आकर गांव में सामान लेकर वहीं से कोई साधन उनका बना दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ ऊपर से नीचे तक सामान को लेकर कैसे जाएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि सामान नीचे तक चला जाए। तो सबसे बड़ी समस्या उनकी एक दुर्गम निवास स्थान एक समस्या। नंबर दूसरा है सांस्कृतिक संपर्क की समस्या। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके पास वाहन नहीं है तो उन्हें कहीं भी जाने के लिए सोचना पड़ता है। जब हम उत्तरज विलेज में गए थे, हम भी पैदल पैदल नीचे गए थे, करीब 1 घंटा पूरा लगा था हमें वहाँ तक नीचे तक उतरने में। उतरने का 1 घंटा था, चढ़ने के कम से कम 2 घंटे थे। तो जब उतरे तो वहाँ पर जो एक वृद्ध औरत थी, उसके साथ उसका पोता था, तो वो मेडिसिन लेने के लिए जा रहे थे। बुखार बहुत तेज़ था, तो हमारे साथ में जो बंदा गया था वो फॉरेस्ट ऑफिसर था वहीं का, उसी एरिए का। तो इसीलिए वो मेडिसिन वगैरह अपने जेब में हमेशा रखता था, बैग में। उसने फटाक से उन अम्मा को पानी पिलाया और टैबलेट खिलाई। फिर उन्होंने वहाँ पर थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद कहा कि बेटा हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इतनी मुश्किलों में इतना मुश्किल भरा वहाँ पर जीवन होता है। वहाँ पर कुएँ होते हैं, पानी नो डाउट बहुत शुद्ध पानी वहाँ पर होता है, क्योंकि नेचुरलिटी का बना हुआ वहाँ पर पानी होता है। हमारे यहाँ पर तो कितना भी शुद्ध कर लो आप, फिल्टर्स लगे हुए हैं तब कहीं जाके शुद्ध करते हैं। जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर घर में, यहाँ पर भी मेरठ में हर घर में फ़िल्टर होगा। अगर फ़िल्टर पानी नहीं पियोगे तो बहुत सारी बीमारियाँ आपको पानी से ही लग जाएंगी। आज तो ये हाल है कि फ़िल्टर्ड पानी भी आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि उसमें कुछ रहता ही नहीं है, मिनरल्स सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब है सांस्कृतिक संपर्क की समस्या। तो एक गांव से दूसरे गांव गए, तीसरे गांव गए, बस वहीं पर वो सिमट कर रह जाते हैं। दूसरी जगहों पर वो या फिर बहुत ज़्यादा दूरी तक उनका फैलाव नहीं हो पाता। जैसे आज आप यहाँ पर हो, अपने अपने गांव से यहाँ तक आ रहे हो, लेकिन वो उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है। उनको ऐसे ही 2-2 घंटे तक पैदल चलने के बाद अपने स्कूलों तक, अगर किसी को हायर एजुकेशन करनी है तो इस तरह का सफ़र करना होता है। नेक्स्ट आता है आर्थिक समस्याएं। अब क्या है, आर्थिक समस्याएं क्यों उन्हें आ रही हैं? पहले वो जंगल पर डिपेंड थे, कृषि कहीं भी कर लेते थे जहां उनका मन करता था, लेकिन ये फॉरेस्ट ऑफिसर्स इसीलिए वहां पर अपॉइंट किए गए ताकि कोई जंगल में आग ना लगाए।
आग नहीं लगाएंगे तो वो खेती कैसे करेंगे। तो इस तरह का वातावरण वहाँ पर क्रिएट कर दिया गया। और कोई भी लकड़ियाँ, जैसे लकड़ियों को पेड़ काटते थे, लकड़ियों को जलाते थे, तब यूज़ करते थे, तो वो जंगलों का कटान भी बंद कर दिया गया। तो उस वजह से जंगलों से लकड़ी ना काटने की बजाय उन्हें फैक्ट्रियों में, कारखानों में, इनमें काम ढूंढने के लिए जाना पड़ा और उनकी डिपेंडेंस अपने पैसे के लिए, धनोपार्जन के लिए जो शहरी वातावरण है उन पर डिपेंड होना पड़ने लगा। चाय बागान में काम किया, फैक्ट्रियों में काम किया, मजदूर के रूप में अधिक से अधिक, जैसे ईंटों के भट्टे हैं उन पर काम किया, तो उनका मजदूरों के रूप में भी अधिक से अधिक शोषण होने लगा। जैसे सरकार निर्धारित करती है, पहले था कि 100 रुपये पर डे हैं, अब 400 रुपये पर डे हैं, लेकिन उन्हें उस हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि उनके पैसों को भी उसमें से काट लिया जाता है कि इतने में अगर आपको काम करना है तो करो, नहीं तो कहीं और जाओ। कहीं और कहाँ जाएंगे जब काम है ही नहीं, तो इसलिए उन्हें मजबूरी में वहीं पर काम करना पड़ता है। सामाजिक समस्याएं में जैसे जैसे उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, पहले इन लोगों में विवाह युवावस्थाओं में ही होता था, किंतु अब वहाँ पर बाल विवाह भी होने लगे हैं, जो हिंदुओं के संपर्क का परिणाम है। मुद्रा अर्थव्यवस्था के प्रवेश के कारण कन्या मूल्य भी लिया जाने लगा। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में भी बहुत सारी लड़कियां कहाँ से आती हैं, कि कोई बंगाली आती है, कोई बिहार से आती है, कैसे कि वधू मूल्य दिया जाता है और वहाँ से वधू को लाया जाता है। जब यहाँ पर कन्याओं की, जैसे यहाँ पर भ्रूण हत्या है तो कन्याओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तो उधर की साइड से कन्याओं को लाया जाता है और उन्हें वधू के रूप में घर में रखा जाता है, तो उनका वधू मूल्य चुकाकर तब लाया जाता है आदिवासी क्षेत्रों से। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। वहाँ पर जैसे अनेक बीमारियाँ, जैसे गीले कपड़े, गंदे कपड़े, आपने देखा होगा कि जो भी इस तरह के खेल वगैरह करने वाले लोग आते हैं उनके कपड़े अक्सर गंदे मिलते हैं और कई कई दिन तक धुले हुए भी नहीं। तो जब हमारे कपड़े धुले हुए नहीं होंगे तो हमें उन चीज़ों से बहुत सारे रोगों का सामना भी करना पड़ता है। अब इनसे कौन कौन से रोग होते हैं? मलेरिया, पीलिया, चेचक, रोहे अचप और गुप्तांगों की बीमारियां भी हो जाती हैं। इन बीमारियों के इलाज के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? चिकित्सालयों पर जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, जबकि वहीं पर कुछ लोग झाड़ फूंक करने वाले भी होते हैं, तो उनके पास ही लोग चले जाते हैं झाड़ फूंक कराने के लिए कि हम इसी से ठीक हो जाएंगे। देखा होगा किसी को पीलिया हो जाता है, उसके गले में माला बांध देते हैं कि जब तक ये माला जब तक आपका पीलिया ठीक होगा तब तक ये माला लंबी होती चली जाएगी। तो कुछ ना कुछ अंधविश्वास पर भी डिपेंड रहते हैं। जड़ी बूटियों का यूज़ करते हैं, झाड़ फूंक का करते हैं, जादू टोने का करते हैं। वे लोग महुआ, चावल, ताड़, गुड़ आदि की शराब भी बनाते हैं और अब तो वो अंग्रेज़ी शराबों का भी यूज़ करने लगे हैं। तो इसी वजह से उनको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। पहले वो देसी ही शराब पिया करते थे, लेकिन अब जैसे संपर्क बढ़ा है तो उस प्रारूप में वो लोग अंग्रेजी शराब का भी सेवन करने लगे हैं। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी समस्याएं। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों जनजातियों की अखिल भारतीय साक्षरता दर 29.60% थी, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता का औसत 52.21% था। कम शिक्षा के कारण ही जनजातीय लोग अनेक अंधविश्वासों, कुरीतियों, कुसंस्कारों से घिरे हुए हैं, क्योंकि जब वो शिक्षित नहीं हैं तो वो शिक्षित लोगों की बात भी मानने को तैयार नहीं होते कि डॉक्टर जो दवाई देगा उसकी बजाय हम अपनी जड़ी बूटी खाकर ज़्यादा ठीक होना ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना की समस्या। जो वहाँ पर मुखिया ने कह दिया वही सही है। कई स्थानों पर, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि मुखिया के जो निर्णय होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं।
या फिर एक पक्ष में हो जाते हैं कि महिलाओं पर फोकस नहीं किया जाता, पूर्ण फोकस जो है वो पुरुष समाज पर किया जाता है, इसीलिए वहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा दंडित कर दिया जाता है। अब तो ये केसेस बहुत कम मिलते हैं सुनने को, लेकिन लास्ट में करीब 10 साल पहले बहुत केसेस मिलते थे इस तरह के। जब कानून व्यवस्था थोड़ी टाइट हुई है तब कहीं जाकर ये महिलाओं पर जुल्म होने थोड़े कम हुए हैं, लेकिन आए दिन रेप के केसेस तो आज भी हैं। लेकिन पहले ऐसे केसेस भी थे कि उनको कपड़े निकाल कर उनको गांव में नंगा घुमा दिया, इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। और ये दंड कौन देता था? जो उनकी पंचायतें होती थी उन्हीं के मुखिया वो दंड देते थे, या फिर कोई उनकी बात नहीं सुनेगा तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। इस तरह के दंड भी दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक चेतना नहीं थी। राजनीतिक चेतना होगी तो थोड़े दिन बाद उसे चेंज कर दिया जाएगा। जब लोगों को अपनी सत्ता जाने का डर होगा तो वो काम अच्छा करेंगे, लेकिन जब उन्हें पता है कि वो सर्वे सर्वा हैं और वो उन्हीं की सत्ता चलनी है तो उन्हें कई बार ये ध्यान नहीं रहता कि उन्हें काम किस तरह के करने हैं। नेक्स्ट आता है सबसे कमज़ोर कड़ी का पता लगाना। जब इतनी घनघोर पहाड़ियाँ, इतने घने जंगलों के बीच वो लोग रहते हैं तो उनमें क्या क्या कमियां हैं उनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है एकीकरण की समस्या। भारतीय जनजातियों में अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर अनेक भिन्नता पाई गई है। सब लोग, एक गांव के लोग अलग हैं तो दूसरे गांव के अलग हैं। एक गांव जैसे उत्तरज गांव की मैंने बात बताई, इसी तरह से उत्तरज गांव से और थोड़ा दूर, करीब 10-12 किलोमीटर दूर में ही एक गांव था, शेरपुर शायद उसका नाम था। तो वहाँ पर आज तक बिजली भी नहीं गई है, बिजली का भी कोई कनेक्शन। उत्तरज तक तो बिजली है लेकिन शेरपुर जो गांव है वहाँ तक बिजली भी नहीं पहुँची आज तक। अभी देखो वो आज की डेट में वो यहाँ पर तो इन्वर्टर है, बिजली 24 आवर्स है, अगर थोड़ी देर के लिए भी चल जाती है तो क्या हाल होता है। वहाँ पे आज भी वही डिबिया वाला तेल यूज़ होता है, और अगर अंधेरा होगा तो वही कांच की बॉटल और उसमें एक बाती लगी हुई जो केरोसिन से जलता है। आप सोच कर देखो, कल्पना करो, आपने तो यूज़ भी नहीं की होगी, हमारे टाइम में तो थी ये चीज़ें, लेकिन आज भी उस गांव में बिजली नहीं है। तो इस तरह की वहाँ पर समस्याएं होती हैं। अन्य लोगों से वो लोग अलग रहते हैं। जनजातियां अपने को अन्य लोगों से अलग समझकर देश की मुख्य जीवन धारा से जुड़ना भी नहीं चाहते वो लोग। इसीलिए वो गरीबी, शोषण, अज्ञानता, अशिक्षा, बीमारी, बेकारी तथा हीन स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। और जब उन्हें शहर से जोड़ा जाएगा तभी कहीं जाकर उनका थोड़ा विकास होगा। उनमें से एक का दुक्का बच्चा अगर निकल भी जाता है तो वो हमेशा के लिए उस गांव से निकल जाता है, वो वापस लौटकर वहाँ पर नहीं जाता। नेक्स्ट है सीमा प्रांत जनजातियों की समस्याएं। इतनी सारी सीमाएं देखी तुमने। सीमा प्रांत किसे कहा गया? जैसे बांग्लादेश से लगी हुई सीमा, पाकिस्तान से लगी हुई सीमा, या फिर चीन से लगी हुई सीमा। वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें आए दिन अपनी सुरक्षा का भी खतरा होता है, क्योंकि दूसरे देश से तो कभी कोई से देश से कभी कोई से देश से मुठभेड़ होती ही रहती है या फिर फायरिंग्स होती ही रहती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा लॉस वहाँ के आसपास के रहने वालों का ही होता है, और उन्हें कहीं ना कहीं अपने देश के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की जाती रहती है। नेक्स्ट आता है पॉइंट, जनजातीय कल्याण कार्य संवैधानिक प्रावधान।
अब इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई सरकार द्वारा जनजातियों को उन्नत करने के लिए, जनजातियों को उनके व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए, उन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। उसमें है संवैधानिक व्यवस्थाएं। संवैधानिक व्यवस्थाओं में मूल अधिकारों से उनको अवगत कराना, धर्म, वर्ग, लिंग, जाति, प्रजाति, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता और जनजातियों के प्रति अब बढ़ते गए भेदभाव की समाप्ति होती है। जैसे ST और SC जैसे ये एक्ट बनाए गए और अस्पृश्यता को ख़त्म करने के लिए नियम बनाए गए कि पहले जिस तरह के भेदभाव उन लोगों से किए जाते थे, आज उन भेदभाव का बहुत ही अभाव देखा गया है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म है, लेकिन जिन जगहों पर शिक्षा की कमी है वहाँ पर तो ये अस्पृश्यता वाले भाव देखे गए हैं। अदरवाइज़ जिन क्षेत्रों पर बच्चे शिक्षित हैं, आज तुम सब साथ बैठे हो, किसी को भी किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप साथ बैठे हो या कोई बैठा है। किसी को ये नहीं है कि तुम SC हो या तुम ST हो या OBC हो या जनरल हो, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सब एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है। लेकिन पहले ये अभाव बहुत पाया जाता था कि वो लोग एक चारपाई पर भी नहीं बैठ सकते थे, उन्हें दूर खड़ा रखा जाता था। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, सरकार के संवैधानिक व्यवस्थाओं द्वारा इस तरह की थॉट्स को दूर करने का प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट आता है संविधान के 12वें भाग के अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को जनजातीय कल्याण एवं उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देगी। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 275 में। दूसरा है संविधान के 15वें भाग में, ये 12वें भाग में था, अब है 15वें भाग के अनुच्छेद 225 में कहा गया कि किसी मैंने क्या बोला? तुम्हारे चेहरे देख देख के दो बैठे ना मेरे सामने, सोने लग रही है। तुम क्या रात भर जागे थे? एक तो ये हाँ, ध्यान तो है, तुम कोशिश कर रहे हो इसलिए मैं टोक भी नहीं रही। आप हेड डाउन करके बैठ सकते हो, ठीक है। मैंने पता नहीं पहले तुमसे कहा नहीं कहा, लेकिन जब भी इस तरह की नींद आपको आए, मुझे पता है रात को स्ट्रेस भी होता है बच्चों को, तो हेड डाउन करके थोड़ा टाइम बैठ जाओ आप, 10-15 मिनट, आपकी जो थकान है वो सारी दूर हो जाएगी, ठीक है। सभी को तो ये नहीं होती है प्रॉब्लम, लेकिन कुछ को होती है। अच्छा, संविधान के 15वें भाग के अनुच्छेद 325 में कहा गया कि किसी को भी धर्म, प्रजाति, जाति एवं लिंग के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। एक और बात मैं बताऊं तुम्हें, जो उत्तरज विलेज है वहाँ पर भी वोट है, और जो शेरगढ़ है, शायद उसका नाम शेरपुर बोल रही थी मैं, शेरगढ़, जो शेरगढ़ विलेज है ना, उसमें भी वोटिंग बनी हुई है। ये देखो कि वहाँ पर वोट तो बनी हुई है लोगों की, लेकिन बिजली नहीं पहुँची। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स है? ये कहा गया कि मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, और वो लोग 12 किलोमीटर पैदल चलकर जो उत्तरज विलेज है उसी में आते हैं वोट देने के लिए, क्योंकि उत्तरज विलेज में ही स्कूल भी है, वहाँ पर 8 तक का स्कूल है। संविधान के 16वें भाग के अनुच्छेद 330, 332 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं, ठीक है, कि अगर वहाँ का कोई बंदा चुनाव जीत कर या उस प्रक्रिया में शामिल होने के बाद लोकसभा या विधानसभा तक पहुँचता है, तो उसे
उसका स्थान सुरक्षित रखा जाएगा, उसे वो सीट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 335, आश्वासन देता है कि सरकार सरकारी नौकरियों में इनके लिए स्थान को सुरक्षित रखेगी, कि सरकारी नौकरी जब भी निकलेंगी तो उसमें भी इनका रिजर्व रहेगा स्थान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई है। यह अधिकारी प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद नियुक्त की व्यवस्था है, जिसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जनजातियों के होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 342 और 344 में राज्यपालों को जनजातियों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो मध्य प्रदेश, असम, बिहार, ओडिशा आदि के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधा देने के लिए संबंधित हैं या बाध्य हैं। इन लोगों के लिए नौकरियों में प्रार्थना पत्र देने एवं आयु सीमा में भी छूट दी गई है, कि कोई देर सवेर भी आता है तो उसे आयु में भी छूट दी गई है। प्रशिक्षण संस्थाओं में भी इन्हें शुल्क से मुक्त किया गया है एवं कुछ स्थान के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उन्हें मुफ्त में वहाँ पर एडमिशन भी दिया जाएगा और उनके फॉर्म्स भी भराए जाएंगे। शुल्क से मुक्त किया गया है जो भी परीक्षण संस्थान है, अगर उन्हें कोई ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो इतने पिछड़े एरिया में रहते हैं और ये बड़ा हिम्मत का काम है कि वो वहाँ तक पहुँचे या फिर परीक्षण संस्थान तक भी पहुँच पाते हैं। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम बनाया गया 1989 में 1989 में, जो 30 जनवरी 1990 से लागू किया गया। अत्याचारों की रोकथाम का अधिनियम बना 1989 में, जो कि 30 जनवरी 1990 को वहाँ पर लागू किया गया। तो कुल मिला के तुम्हारा ये जनजाति वाला चैप्टर यहाँ पर पूरा हो जाता है। लास्ट में इन्होंने दिया कि पंडित नेहरू ने भी जनजातियों के विकास में रुचि ली और वो नहीं चाहते थे कि ज़बरदस्ती जनजातियों पर कुछ काम ऐसे थोपे जाएं जो उनकी संस्कृति को आगे ना बढ़ा पाएं, जैसे उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर करना, जबकि उनकी कुछ नीतियां हैं, कुछ काम हैं ऐसे कि जो वो आगे बढ़ा सकते हैं और वो भारत के नाम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए उनकी कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, इस पर भी नेहरू जी ने जोर दिया। ये तुम्हारा ट्राइब्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। क्या हुआ? अरे मैनू भी बता दो, काहे परेशान हो? अच्छा भाई, पहले तो ये बताओ, अभी ये ट्राइब वाला चैप्टर पूरा हुआ ना, इसकी जो ये है चैप्टर की PDF उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, ठीक है? वहाँ से ले लेना, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं दिखाई देगी। अच्छा, अभी कौन कौन आया? आज डेट क्या है?
जाए प्लीज। मैम मेरा नंबर ग्रुप में डाल दो, मैं आपको लिख देता हूँ। अभी डालूंगी, ठीक है। तब तो मैंने मैम बस मैम को दे दिया था वो